नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण के मतदान में कुल 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सूरज चढ़ने के साथ वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी है। 4 घंटे में बंगाल में 33 तो यूपी की 25% मतदान है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 33.56% वोटिंग, बिहार में 20.42% वोटिंग, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 18.74% वोटिंग, वहीं उत्तर प्रदेश में 25.20% वोटिंग, मध्य प्रदेश में 30.46% वोटिंग है। तो बात करें त्रिपुरा में तो त्रिपुरा में 34.54% वोटिंग है। तो अंडमान निकोबार में 21.82% मतदान है। बता दें अरुणाचल प्रदेश में 4.95% वोटिंग है। तो आसाम में 27.22% वोटिंग है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 28.12% वोटिंग है। तो बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में 22.60% वोटिंग है। वहीं लक्षद्वीप में 16.33% वोटिंग है। तो महाराष्ट्र में बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 19.17% वोटिंग है। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में 28.19% वोटिंग है। मेघालय में 32.61% वोटिंग है। मिजोरम में 26.56% वोटिंग से, नागालैंड में 22.82% वोटिंग रही। वहीं पुडुचेरी की बात करें अगर तो 28.10% वोटिंग है। वहीं राजस्थान में 22.51% वोटिंग है। तो सिक्किम में 21.20% वोटिंग है। तमिलनाडु में 23.72% वोटिंग है। वहीं उत्तराखंड में 24.83% वोटिंग्स रही। इस तरीके से 11 बजे तक की जो सारणी है, 11 बजे तक का जो प्रतिशत रहा है, अगर देखें वोटिंग्स मतदाताओं की तो मतदाताओं ने इस प्रकार मतदान किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां अमरोहा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित जनसभा में कहा 2024 का लोकसभा चुनाव के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आप एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन INDI गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाने में लगी है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में उठाना पड़ रहा है। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नागपुर महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मतदान केंद्र पर अपना कीमती मत डाला। सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे कायदेशीर रांगे उभे राहिले, मतदारांच्या रांगेत उभे राहिले. त्यानंतर हे आपण बघतो त्यांनी हे मतदान केलेलं आहे आणि पुढे
वहीं उदयनिधि स्टालिन ने मतदान किया है, मतदाताओं पर वहीं पे भरोसा भी जताया है। I've travelled all over the state. I've visited all the 39 constituencies. The mode of the Tamil Nadu voters is definitely the DMK alliance, our India Party alliance, will sweep the elections. Thank you. बढ़ते हैं आगे, जहां अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में नामांकन भरने गए हैं। चले लिए चलते हैं आपको उसी और गांधीनगर में अमित शाह पहुंचे हैं नामांकन भरने। लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ ही अमित शाह के साथ कई कार्यकर्ता भी साथ हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जहां उनके साथ कई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और अमित शाह जो है अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। गांधीनगर पहुंचे हैं गुजरात के, जहां पे अमित शाह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और साथ ही साथ कई कार्यकर्ता साथ में मौजूद हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और ऐसे में लगातार जो आज पहले चरण का मतदान भी था, जिसमें कि मतदाता भी पहुंचे, लेकिन आज अमित शाह हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे वहीं, और इस दौरान कई कार्यकर्ताओं का भी उन्हें समर्थन मिला। साथ में कई कार्यकर्ताओं के साथ वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको अमित शाह नजर आएंगे और साथ ही साथ कई दिग्गज नेता भी साथ में नजर आ रहे हैं। अमित शाह के साथ कई
दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नामांकन पत्र स्वीकार करने के लिए वहां पे और अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह पहुंचे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। और अब तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि अमित शाह के साथ कई कार्यकर्ता, कई दिग्गज नेता साथ में हैं, कई दिग्गज नेता हमें नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पे दिग्गज नेताओं के साथ साथ मौजूद कई ऐसे अधिकारी हैं जो उनका नामांकन पत्र रखेंगे। और वहीं इस खबर पे और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़ेंगी। इससे पहले आपको बता दें कि गांधीनगर में अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं गांधीनगर, जहां वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और अमित शाह के साथ कई ऐसे दिग्गज चेहरे नज़र आ रहे हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे नज़र आ रहे हैं। बता दें कि अमित शाह गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां पे वो उन्होंने नामांकन दाखिल किया। और अमित हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए और चर्चाओं के लिए सहयोगी पूजा न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। पूजा, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं नामांकन करने, जहां उनके साथ कई दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं। पूजा। काजल, बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में अमित शाह को देखा जाता है और अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से इस बार चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने नामांकन यहां पर फाइल कर दिया है। वो तस्वीर आप फिलहाल हमारे दर्शक को दिखा रही थी। देखिए, जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग फेज में चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने हैं और उसको लेकर के अलग अलग जगहों से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और कई दिग्गज नेता जो है वो लगातार अपने नामांकन फाइल कर रहे हैं। और अगर आज के वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान में पहले चरण के 102 सीटों पर वोटिंग जारी है और उसी क्रम में एक तस्वीर सामने आई जहां पर अमित शाह ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। गांधीनगर से, गुजरात के गांधीनगर से उन्होंने नामांकन फाइल किया है और गुजरात का गांधीनगर काफी हॉट सीटों में से एक रहा है और उसकी तस्वीर फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। अगर फिलहाल की अगर हम बात करेंगे काजल, तो यहाँ पर जिस तरीके से जो तस्वीरें हम लोगों को लोकसभा चुनाव को लेकर के देखने को मिल रही है, कई जो पहले चरण का जो पूरा प्रचार प्रसार था वो कुछ दिनों पहले ही वहां पर ब्रेक लगा। अब जो है वो दूसरे चरण को लेकर के प्रचार प्रसार जो है वो जारी है और उसकी भी तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। अगर अमित शाह की बात करेंगे तो अमित शाह भी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को जनता के बीच रखते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह भी लगातार अलग अलग चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल हो रहे हैं। रोड शो लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है और आज उन्होंने यहाँ पर नामांकन फाइल किया है। तो जिस तरीके से अमित शाह की अगर बात करेंगे, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का काफी ज्यादा कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी की बात करेंगे काजल, तो राहुल गांधी ने यहाँ पर न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और कई किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर जो है वो उन्होंने यहाँ पर तय किया था। पैदल यात्रा उन्होंने की थी। वही जो कुछ राज्य यहाँ पर बच गए थे न्याय यात्रा में, तो उनको एक नया नाम दिया गया था और उसके बाद एक भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी के द्वारा काजल यहाँ पर शुरू की गई थी, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफर था उसमें कई सारे लोगों ने राहुल गांधी का समर्थन किया। तो वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में जो रास्ते बच गए थे, कुछ राज्यों से जब भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजर पाई थी, तो उस दौरान न्याय भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। और अब जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। काजल।
जी पूजा, जिस तरीके से सारी जानकारियां हैं, ऐसे में अमित शाह ने आज नामांकन जो है दाखिल किया है और साथ ही साथ उनके साथ कई नेता भी नजर आए। इसी खबर पे हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं देवघर से पंकज। पंकज, जिस तरीके से अभी तस्वीरें सामने हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तो तेज है, लेकिन आज जो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं अमित शाह ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में, क्या कहेंगे आप पंकज? देखिए, अमित शाह जी एक ऐसे नेता में देश हैं जो कहा जाए कि जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद जो जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का मांग किया, देश का एक संविधान हो, एक कानून हो, कश्मीर से 370 धारा हटे, 35A हटे, ऐसे कई मुद्दे था। राम जन्मभूमि का मुद्दा, सुरक्षा के मामले में जो कि यहाँ के सैनिकों का सरेआम कत्लेआम हो जाता था, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती थी। वैसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बने, वैसे व्यक्ति आज गृह मंत्री ने नामांकन किया। ऐसे नेता, देश के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ लगा हुआ है, जिन्होंने देश में एक संविधान, एक कानून, 370, 35A, राम जन्मभूमि, ऐसे मुद्दाओं को उन्होंने, अमित शाह जी ने एक आसानी से इसे हल कर दिया और कहीं भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। लोग कहता था कि कश्मीर में जब झंडा फहराने की बात आती थी और कश्मीर में जब झंडा फहराने के लिए आते थे तो लोग वहां गिरफ्तारियां होती थी। मुझे याद है 1990 का बात, जब देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और यहाँ से लोग लेकर कश्मीर पर झंडा फहराने के लिए लोग, सबकी गिरफ्तारी हुई और हम लोग के साथ उस समय स्टूडेंट थे और हम लोगों ने जाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की, इस देश की छात्राएं ने, लड़कियों ने अपने हाथों से चूड़ी और कंगन निकालकर अब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भेंट किया था कि वह देश का प्रधानमंत्री कैसा है जो कि लाल चौक पर देश का राष्ट्रीय तिरंगा फहराने नहीं दे रहा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी ने उसे आज लाल चौक पर नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के लिए जनता तैयार है और कहीं कोई किसी को रोक टोक नहीं है। वैसे अमित शाह जी ने आज नामांकन भर रहे हैं। आज पूरे देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता का आज आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है कि जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय तिरंगा का मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा किया, देश के राम मंदिर का निर्माण किया, साथ ही साथ 370, 35A को जो उन्होंने जो है समाप्त कर दिया और देश में एक कानून लाने का काम किया। आज किसी भी कोने में जाकर कश्मीर के लोगों को आज आत्मगौरव हो रहा है। आज देश के नेताओं को ऐसा लग रहा है, देश के कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है, देश की जनता को ऐसा लग रहा है कि हम आत्म सुरक्षित हैं। आप छोटा सा उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश में एक आतंक राज था, अपराधियों का जमघट था, अपराधियों का राज चलता था, टलता था। आज वहां जो केंद्रीय मंत्री अजी के प्रधानमंत्री भाई मोदी जी ने, इनकी सोच ने आज जो है वहां के मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री को बनाया जो कि आम जनता चैन का नींद सो रहा है, लोग शांति का माहौल है, का व्यापारी अच्छे ढंग से अपने व्यापार को कर रहे हैं। आज ऐसे गृह मंत्री पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर देश के लोगों को गर्व है। आप याद कीजिए, जब 1952 में जनसंघ बना था तो लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि जो पीछे जो व्यक्ति है उसको आगे लाना है, और वह समय आया था 74 में जब जनता पार्टी की सरकारें बनी थी, लेकिन उस समय हमारा सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका और हमने फिर 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल जी और आडवाणी जी ने उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे तो गांव-गांव को प्रधानमंत्री के सड़कों से जोड़ने का काम किया। जो गांव में, सुदूर गांव में रहते थे, मजदूरी का काम करते थे, कोई छोटा मोटा रोजगार करता था, वह प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा शहरों से जुड़ा और जाकर शहर में वह रोजगार करने लगा और इसके कारण लोगों का जो है जीवन स्तर ऊंचा हुआ। आज वैसे समय के बाद
फिर देश का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आज गरीबों का आत्मसंबल मिला, उन्हें एक अच्छा भवन मिला, एक अच्छा शौचालय मिला, उन्हें अन्न फ्री में अनाज मिला, उन्हें किसानों के खाते में पैसा गया, उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला। ऐसे अनेकों गरीबों की योजनाएं आज लागू हो रहा है। हम ऐसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि हम जो है युवाओं के हित में काम करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। आपको एक छोटा सा योजना बताना चाहते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना लागू हुआ। आज वह 3,500 करोड़ प्रधानमंत्री ने महिला लखपति बनाने का काम किया है। पुरुषों को जो छोटे छोटे से सुनार थे, लोहार थे, कुम्हार थे, ऐसे छोटे उद्योग छोटे छोटे काम करते हैं, वैसे लोगों को 1 लाख से 3 लाख लोगों का पैसा देने प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे लोगों के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ा है, उसके हाथों को काम मिला है, गांव में रहने वाले महिला पुरुषों को रोजगार मिला है। रोजगार के कारण ही आज देश समृद्धि की ओर जा रहा है, देश आगे जा रहा है। कि हमें जो है लग रहा था कि वह एक जो है राजमिस्त्री करने वाला, वह किसी ठेकेदार के अंदर काम करता था और वह काम को से 600 रुपया मजदूरी मिलता था, 200 रुपया ठेकेदार खाता था, 400 रुपया वो अपने घर को ले जाता था। लेकिन आज वह जब प्रधानमंत्री जी ने उसे पैसा देने का 1 लाख से 3 लाख दिया, आज वह अपनी रोजगार को वृहद कर रहा है। वह अपने बांस और बल्ला लेकर और आज वह ठेकेदार के रूप में काम कर रहा है। जो दर्जी का काम करता था, एक मशीन चलाकर कुछ पैसे कमाता था, आज वो अच्छा टेलर। लेकिन फिलहाल जो भी बातें आपने कही हमारे दर्शकों ने सुना। फिलहाल फिर से आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय है, सत्येंद्र है और हम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज देवघर से। हम फिर से आपसे जुड़ेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जुड़ने से पहले आपको एक बार सुना दें कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामांकन के बाद क्या कुछ कहा, एक नजर डालें। मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ
प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारी चीजों को और नामांकन के बाद अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इसी के साथ आगे रणनीति तैयार करनी है और 400 पार पर काम करनी है। इन सारी चीजों के साथ उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। ऐसे के साथ अब हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम यूपी से, लखनऊ से सतेंद्र और गया से संजय और साथ ही साथ हमारे मेहमान झारखंड के देवघर से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे संजय का। संजय जी, अभी आप गया में हैं और गया में अब भी मतदान जारी है। सुबह से लेकर अब तक आपने सारे अपडेट्स दिए हमारे दर्शकों को। इस वक्त की क्या कुछ स्थितियां हैं, बताएं संजय। देखिए काजल, इस वक्त हम सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में हैं, गया जिला के, और ये नक्सल प्रभावित इलाका है। और जहां पर बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। दोपहर का वक्त हो चुका है और गया पहाड़ी इलाका है और ख़ास तौर पर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में तपिश वाली जो गर्मी है लोगों को झेलने पड़ती है। अभी इस वक्त मतदान केंद्रों पर थोड़ी देर पहले तक काफ़ी भीड़ देखी गई थी, लेकिन अब दोपहर का वक्त हो गया है क्योंकि यहाँ 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है। क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में जो समय रखा गया है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, लेकिन जो शहरी इलाका है गया के 6 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें से 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होने हैं। लेकिन कुछ नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां पर जो है सुबह के 7 बजे से लेकर 4 बजे तक ही मतदान होंगे। लेकिन अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, लंच का समय है, लोग खाना खाने के लिए चले गए हैं और कुछ लोग जो है मतदान करके निकल चुके हैं। लेकिन अब जब जैसे ही दिनचर्या बढ़ेगा तो लोग जो है मतदान करने के लिए भी पहुंचेंगे। सर, अभी मतदान केंद्र पर भीड़ नहीं है, वजह क्या है सर? सब लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, खाना खा रहे हैं। अच्छा, चलिए हम आपको माफ़ कीजिएगा। तो कह सकते हैं कि इस वक्त जो है मतदान केंद्रों पर जो है लोग नहीं पहुंचे हैं, भीड़ नहीं है क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका है, लंच का समय है और लंच की वजह से लोग नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से करीबन 33% के ऊपर यहाँ पर मतदान हो चुके हैं और करीबन 700 से ऊपर मतदाता जो है वो यहाँ पर हैं, वोटर हैं। तो इस वक्त का नज़ारा जो काजल है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि दोपहर का वक्त हो चुका है और तपिश वाली गर्मी है। और तपिश वाली गर्मी में लोग जो है अब थोड़ी देर बाद जब दिनचर्या चढ़ेगा और शाम ढलेगा तो लोग पहुंचेंगे क्योंकि 4 बजे तक ही यहाँ पर वोटिंग होनी है। क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और पहाड़ी इलाका है, तो खास तौर पर यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जो है सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है और लोग जो है किसी तरह से यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। तो इस वक्त हम मतदान केंद्र पर हैं सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में, जो नक्सल प्रभावित इलाका है। सुरक्षा भी काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन गया 6 विधानसभा क्षेत्रों में काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। जी काजल, मतदान किए जाने हैं। तो ऐसे में संजय आपसे सवाल होगा कि अब चूंकि अब तो लंच का समय है, लेकिन इसके बाद भी संभावनाएं हैं मतदाता वहां आएंगे, इसके बाद भी 2-4% हो गया है। 47
से अधिक हो गया, 47% से अधिक। तो देखिए काजल, इस वक्त वोट प्रतिशत की संख्या बढ़ी है, क्योंकि जिस समय हमने बात की थी उस समय 33% से अधिक थी, लेकिन अब 47% के अधिक हो चुकी है। तो ऐसे में लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह के साथ इस वक्त सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। जी जी संजय, तो आपने बताया कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है और इस इलाके में 4 बजे तक ही मतदाता आ सकेंगे मतदान करने के लिए। संजय, इसके बाद चूंकि अब तो दोपहर का समय है और लंच का भी समय है, लेकिन अब क्या स्थितियां हैं और अब मतदाताओं के आने की और उम्मीदें हैं? संजय। नक्सल प्रभावित इलाके में है जहां पे मतदान जारी है और इस दौरान फिलहाल लंच का वक्त है, लेकिन जो इलाका आपने बताया नक्सल प्रभावित है, 4 बजे तक ही मतदान किए जाने हैं। तो ऐसे में अब के बाद मतदाताओं के आने के आसार हैं संजय? संजय, आप तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। संजय कुछ कारणों से संजय जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हम रुक करते हैं आगे। इस वक्त जो चीजें हैं चुनाव को लेकर के लगातार संजय ने बताया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और उस जगह पर 4 बजे तक ही मतदाता आ सकेंगे, 4 बजे तक ही मतदान कर सकेंगे। रुक करते हैं हम अपने सहयोगी सतेंद्र की ओर, जहां सतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतेंद्र, इस वक्त आप कहां हैं और कैसी स्थितियां हैं चुनाव को लेकर के? सतेंद्र। आवाज नहीं आई काजल। देखिए काजल, उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव पहले फेज में चल रहा है और यहाँ पर जो है लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। 11 बजे तक का अपडेट आ गया है और 1 बज चुका है। फिर से अपडेट जल्दी आएगा। फिलहाल हम इन 8 लोकसभा सीटों की अगर बात कर लेते हैं तो 11 बजे तक 25% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है और सहारनपुर में 29% से अधिक हो चुका है। रामपुर में सबसे कम हुआ है इस दौरान। पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, धामपुर और मुरादाबाद, रामपुर के साथ पीलीभीत में वोटिंग पड़ रही है और शाम 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी। मुजफ्फरनगर में सपा विधायक पंकज मलिक की गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें ऑटो से जाना पड़ा है। ये चीजें निकल कर आ रही हैं। मुरादाबाद में बुरके वाली वोटर्स को चेक करने के लिए बुरका पहनकर कर्मचारी वहां पर तैनात है और पहचान करके उनका मतदान हो रहा है। 8 सीटों में 80 प्रत्याशी मैदान में है और 1.44 करोड़ मतदाता इसका फैसला करेंगे। इसमें चुनाव में 2 मंत्री और 1 सांसद की साख दांव पर लगी हुई है। 6 महिला प्रत्याशी, 80 लोगों में 6 महिला प्रत्याशी हैं। यहाँ पर हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो पीलीभीत में जितिन प्रसाद मैदान में है और वहां पर भगवत शरण गवार समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। वहीं पर मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। रामपुर में पहली बार आजम खां के परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। ऐसे अपडेट जो है सभी 8 जो लोकसभा सीट जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां से आ रहे हैं। और हाल ही अपडेट की हम बात करें तत्काल का, तो इसमें सतेंद्र, तो चुनाव को लेकर के मतदान को लेकर के लगातार चीजें जो है तस्वीरें देखी जा रही है। ऐसे में धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका और सारी चीजों को हमारे दर्शकों तक रखने के लिए सतेंद्र धन्यवाद। रुख करते हैं मेहमान की ओर, जो कि भाजपा प्रवक्ता है हमारे साथ देवघर से पंकज, फिर से आपकी ओर रुख कर रहे हैं। पंकज, इस वक्त की जो स्थितियां हैं लगातार जो है चीजें बयानबाजी आ रही है सामने चुनाव को लेकर के, लगातार जो है इंडिया गठबंधन की ओर से कई तरह की चीजें सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के साथ के रुख में है, मतदाताओं का समर्थन है। ऐसे में आप क्या कहेंगे संजय, माफ कीजिएगा पंकज? कि इंडिया गठबंधन का कोई न नीति है, न सिद्धांत है, न नेता है, कुछ है ही नहीं। उनके नेता राहुल गांधी ऐसे नेता है
जिन्हें यह पता नहीं है कि आलू जो है जमीन में उपजता है या मशीन से बनता है। वैसे नेता उनके साथ हैं। नहीं है कि हमें जो है प्रधानमंत्री हमें बनना है या दूसरे को बनना है। न उनके पास कोई नेता है, न कोई गठबंधन का नीति है, न सिद्धांत है। जिसका नेता ही नहीं है, जब जिस गाड़ी का ड्राइवर ही नहीं हो, वह गाड़ी बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जनता ने नकार दिया है कांग्रेस को। अगर नहीं नकारता तो वह विपक्ष का नेता का जो कौरम होता है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। बीजेपी तो मोदी जी बोले थे 2014 में कि हमें चाहिए 272 प्लस, बीजेपी को 300 प्लस दे दिया। फिर मोदी जी ने जनता से अपील की कि हमें 300 प्लस चाहिए, मोदी जी को 356 पहुंचा दिया। इस बार मोदी जी बोले 270, हमको 370 चाहिए। और इस बार जनता ने उनको जो है वो सर्वे, आपके चैनल ऐसे कई चैनलों ने दिया है कि 408 से 10 सीटें बीजेपी को आ रहा है। तो अब तो हम लोग जितना मांगते हैं जनता उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है, विकास किया है, लोगों के हित में काम किया है। इसलिए जनता मेरे साथ खड़ा है। वो चिंता तो वो लोग का है कि वो लोग मांगते हैं 300, मिलता है 40, मांगते हैं 50 सीट तो मिलता है 1 सीट, या नहीं भी मिलता है। वो लोग के पास जनता के साथ विश्वास खो दिया है। वो केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, परिवार के नाम पर वोट मांग रहा है। उनके पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई नीति है, न सिद्धांत है, न नेता है, न चाल है, न चरित्र है, न कुछ है। आज उनके नेता जेल में जा रहे हैं। कई सी समस्याएं ऐसी आ रही है कि जो कि विकट है कि उसके नेता कई घोटाले में फंसे हुए हैं। आज भी दिल्ली के जो सबसे ईमानदार इंडिया गठबंधन के नेता कहे जाते थे केजरीवाल, आज जेल से जो है सरकार चला रहा है। कितना दुर्भाग्य है। पूरे विश्व में जो इसके लिए जो है भारत का मान सम्मान जो है वह घटा रहे हैं। हम जब देश की जनता बार बार कह रही है कि अगर आप घोटाला में आप सही होके आइए, अदालत से बरी होके आइए, फिर आप मुख्यमंत्री का पद संभालिए। मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ईडी में गए, बाद में जेल गए, बाद में इस्तीफा दिया। यह स्थिति है, उनके अच्छे अच्छे नेताओं की यह स्थिति है। अब देखिए बिहार के जिस नेता की बात करते हैं लालू यादव, पूरे परिवार वो घोटाला में फंसा हुआ है। या आप देखिए यूपी में वही हाल है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी जो है वो फंसी है, राहुल गांधी। यह कांग्रेस की यह दुर्दशा है कि जिस राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश के किसी लोग से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा, जहां से उन्होंने राजनीति किया। राहुल गांधी को दूसरे स्टेट पड़ा, सोनिया गांधी को जो है राजस्थान से राज्यसभा जाना पड़ा। एक लोकसभा नहीं है जहां से कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ने के लायक है, और जनता वो समझ रही है कि जनता हम पर विश्वास जताएगी। यह दुर्दशा है इंडिया गठबंधन का कि वह एक लोकसभा खोज नहीं पा रही। खोजती है कि कहां पर जो है अल्पसंख्यक है, कहां पर ये लोग है। वो केवल जाति धर्म की खोज करके चुनाव लड़ना चाहती है, जनता का विश्वास जीतना नहीं चाहती है। पूरा उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को भगा दिया गया है, पूरा बिहार से भगा दिया गया है, पूरा झारखंड भगा दिया है, पूरा राजस्थान भी इस बार आएगा, मध्य प्रदेश जीरो जाएगा। वह एक समय था, लोग कहता था कि धर्म के नाम पर। अब मुस्लिम भाई भी, मुस्लिम बहनें भी जनता पार्टी के प्रति रुझान है, और कांग्रेस का निशान मिटने वाला है। इंडिया गठबंधन का नामो निशान समाप्त होने वाला है। फिर इस बार ऐसा स्थिति आएगा, वो विपक्ष का नेता कौरम होता है पति लाना उनके लिए, कांग्रेस के लिए दुभर है। और वो पाएगा। मेरी मोदी की गारंटी है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, ताकि देश में भ्रष्टाचार नहीं हो, देश में अपराध हो, देश में गलत लोगों की परंपरा चालू नहीं हो। ऐसे लोगों को अगर समाप्त करना है तो कांग्रेस को समाप्त करना होगा, और जनता ने यह तय कर लिया है कि कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करने का। जी पंकज, जाहिर सी बात है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या होने वाला है और किस तरीके की तस्वीरें होगी। पंकज, इस वक्त आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी चीज़ों को हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, इन चर्चाओं में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद पंकज आपका।
तो आगे बढ़ते हम लोग, ये हमारे साथ सहयोगियों के साथ हमारे मेहमान भी जुड़े थे हमारे साथ देवघर से पंकज, बीजेपी प्रवक्ता, जिनसे हमने बातचीत की। बढ़ते हैं आगे, जहां चुनाव को लेकर के लगातार कई नेतागण, कई लोग जो हैं वो लगातार वोट दे रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं। बात करते हैं हम कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कि जिन्होंने पूरे देश और प्रदेश में बदलाव का माहौल बनाने की बातें कही और कहा कि जो देखने को मिल रहा है उसके आधार पर लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बहुत ही अच्छा रहेगा और 4 जून को इंडिया गठबंधन का बहुमत प्राप्त होगा। ऐसे में देश का मतदाता, देश के जो मतदाता हैं वो बहुत ही ज्यादा समझदार है और अपनी समझदारी के साथ मतदान देंगे। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है और जो फीडबैक हमको मिल रहा है, जो देखने को मुझे मिल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया गठबंधन का बहुमत हमको प्राप्त होगा 4 जून को। जनता वोट डाल रही है पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के, मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है और मुझे लग रहा है कि खासकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा और हमारे सब कैंडिडेट जीत कर आएंगे। राजस्थान की यदि बात की जाए, 25 सीटें हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात की जाए, 25 की 25 बीजेपी के खाते में उसके गठबंधन के पास गई है। इस बार हवा क्या चल रही है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है हैट्रिक का राजस्थान। ठीक इसी वजह से, क्योंकि पिछली 2 बार से जनता ने पूरा विश्वास किया और सारी सीट जीतने के बावजूद भी प्रदेश को कुछ खास सौगात नहीं दे पाए और 10 साल की जो परफॉर्मेंस है एमपीज की, जो भाजपा की जीत के गए, उससे भी लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा मैनिफेस्टो और हम लोगों का जो एक प्लैंक है इंडिया अलायंस का, उसको लोग बेहतर समझ रहे हैं भाजपा से और एनडीए से। लेकिन पायलट साहब, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, राजस्थान में 25 में से 25 लाने का। इंडिया गठबंधन है, वो कोई सीटों की बात ये दावेदारी करना ना 200, 300, 400, 500, इसका क्या मतलब है? जनता डिसाइड करेगी ना किसको कितनी सीट मिलेंगी। मैं इतना कह सकता हूं आपको कि राजस्थान के उदाहरण में कि हम लोग भाजपा से ज्यादा सीट जीतेंगे राजस्थान के अंदर और 272 का आंकड़ा चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए और वो आसानी से इंडिया गठबंधन को वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो समीकरण बने हैं, जो अलायंसेस बने हैं, जो नैरेटिव स्थापित हुआ है, वो ये जो 2004 में हुआ था, इंडिया शाइनिंग के बाद सरकार बनी थी यूपीए की, ठीक उसी प्रकार 2024 में। बढ़ते हैं आगे, जहां पे दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने आज नागपुर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। बता दें कि अक्सर अपने कद को लेकर के सुर्खियां बटोरने वाली दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने भी नागपुर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। थोड़ा सा इधर, गुड। ज्योति इकडे ज्योति इधर, आपण व्हाईट बॅकग्राउंड में थोड़ा सा इधर, गुड। ज्योति इकडे। बढ़ते हैं आगे, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा बस्तर में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में बस्तर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। बता दें, बस्तर में मतदान प्रतिशत 100% पहुंचना चाहिए। इस तरीके की बातों के साथ मतदाताओं को अपील की है मतदाताओं से कि मतदान करें। आज बस्तर में पहले चरण का मतदान है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता साथियों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि हर हाल में मतदान करें। मतदान हमारे बस्तर लोकसभा में भी 100% पहुंचना चाहिए। सभी माताओं बहनों को मतदान करना चाहिए, सभी साथियों को मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है। बस्तर में काली छाया को दूर करने के लिए आवश्यक है। बढ़ते हैं आगे, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदाताओं से अपील की है। बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृत फडणवीस ने वोट डाला है। यहां मतदाताओं से अपील भी की। अभी जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूं, लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकल रहे हैं और यही अपेक्षा है, क्योंकि लोकतंत्र का महोत्सव है और इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है।
और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोग बड़े पैमाने पर वोटिंग करेंगे। मैं अपील करता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वोट करिए। बढ़ते आगे, जहां नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बढ़ते आगे, जहां मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने वोट वेस्ट गरो हिल्स के तुरा में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बढ़ते आगे, जहां लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है, ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बढ़ते आगे, जहां तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मतदान केंद्र पर अपना मतदान दिया। बढ़ते आगे, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, महागठबंधन पूरी तरह साफ हो चुका है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और जो पहला रुझान दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को जनादेश मिला है। लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बातों के साथ क्या कुछ कहा, सुने। क्या रुझान है सर? देखिए, पूरी तरह महागठबंधन साफ हो चुका है। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो पहला रुझान दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि मोदी जी को मैंडेट है। मोदी जी को लोग वोट देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए दूसरे किसी का खाता बिहार में खुलना ही नहीं है। तेजस्वी का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा सर। तेजस्वी वो तो विधानसभा में आप लोग को याद है ना, वो कहे थे कि जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। वो सब फेल हो चुका है। यहाँ लालू प्रसाद जी का परछाई भी दिखेगा, वहाँ लोकतंत्र उनसे बाहर दिखेगा। बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने कहा, जबरदस्त जन समर्थन है, 400 पार सरकार होने वाला है। गढ़वाल भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा इलाका है। इसे पर्यटन का केंद्र बनाने और विकसित गढ़वाल बनाने के लिए सभी काम करेंगे। बहुत जबरदस्त जन समर्थन है, चारों तरफ बहुत ज्यादा, एकदम देखते ही लग रहा है कि 400 पार पूरा साकार होने वाला है। जितने लोग मतदान केंद्रों पे खड़े हैं उनके चेहरे ही बताते हैं कि चेहरे कमल की तरह खिले हुए हैं। तो बहुत स्पष्टता से दिखता है कि बहुत 400 पार होने वाला है। क्या विजन रहने वाला है सर 5 साल का? अगर चुन के आप आते हैं तो क्या पौड़ी गढ़वाल की जनता के लिए आप करने वाले हैं? पौड़ी गढ़वाल एक बहुत बड़ा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर लोगों को पर्यटन के साथ जोड़ना, उनकी पर्यटन और तीर्थाटन को उनकी इकोनॉमी के साथ जोड़ना, यहाँ पर विकसित गढ़वाल बनाना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, पौड़ी में एक नया पर्यटक का केंद्र का उसको बनाना, आकर्षण का केंद्र बनाना, कोटद्वार में एक राष्ट्रीय स्मारक कण्वाश्रम बनाना, रामनगर में वन्यजीव जो टूरिज्म है उसकी कैपिटल बनाना, केदारनाथ और बद्रीनाथ के इलाके का और उसको तीर्थाटन के साथ जोड़ना, ऋषिकेश को वेलनेस का केंद्र बनाना, ये सारे हमारे चीजें हैं, उनको हम पूरा करेंगे। पिछली बार 300 पार का नारा था, इस बार 400 पार। तो पिछली बार 300 पार का नारा था तो हमने 300 पार किया। इस बार 400 पार का नारा तो 400 पार करेंगे।
बढ़ते हैं आगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के पहले चरण में नागालैंड पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना ने भी मतदान किया। बता दें अलोंगटकी मोकोकचुंग नागालैंड पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना ने कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। सभी नागरिकों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने के लिए मतदान करना चाहिए। Fine, thank you. See, today is a very important day for the state of Nagaland and also for the whole country. The first phase of elections in the country to the Lok Sabha has started for more than 100 seats today. And I think every citizen who is an adult and has the franchise should vote to make our nation into a Viksit Bharat under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And whatever you want, whatever you think, whatever you want to achieve, voting is not just about going and, pressing a button, but is also pressing the button for your future, for the future of your nation, for the future of your village, for the future of your family and the community. And I think we need to come out resoundingly and cast our vote in favor of the vision that today's Bharat has for a Viksit Bharat. लोकसभा 2024 को लेकर के आज पहले चरण के मतदान थे और इस सारी चीज़ों को लेकर के कितने प्रतिशत है, इन सारी चीज़ों पे चर्चाएं हमने की। आगे भी आज दिन भर के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चाहूंगी इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।